कुछ ना कहना अकल के इन अंधों से, दुनिया चलती है आज ऐसे ही बंदों से। तो उनको भी तो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कुछ मुद्दों को तो उठाना पड़ेगा। ठीक था, लेकिन रियासत के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे, इससे हमें कहीं ना कहीं आघात हुआ है कि जो बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं जी, ये बंधुआ मजदूर हैं दिल्ली के, इस तरह के इल्जामात लगते हैं। महाराजा साहब की पीठ में एक बड़ी गहन प्लानिंग के साथ उनकी पीठ में छुरा घुमपक है। फौज भेजने में देरी की, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा। हिंदुस्तान की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने उस पर एज ए सेक्रेटरी अथॉरिटी उन्होंने साइन किए समझौते पर, और महाराजा साहब ने हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की तरफ से बिले पर हस्ताक्षर किए और साइन किए। औरतों को देखकर उसने गंदी टाइप एक कमेंट पास किया। 4 घंटे बचे थे, आज ये दिन के 4 घंटे और कल सुबह तक का तुम्हें वक्त देता हूँ, जम्मू कश्मीर की सरहद से दफा हो जाओ, निकल जाओ। गुलाम नबी आजाद साहब, मुजफ्फर बेग साहब हमारे एक तहसीलदार की नौकरी छोड़ के युवा कांग्रेस के प्रधान बनाए थे। कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को बलि का बकरा बनाया। 42 लाख रुपया लास्ट लगेगा जी टिकट के लिए। किस सन की बात कर? ये 1996 में अगर आप इन्फ्लेशन मिला दे तो ये नंबर करोड़ों में जाता है। करोड़ों में। तो 40 लाख रुपए के सौदेबाजी की बात हुई। आउट ऑफ स्टेट्स के कुछ लोगों को वेस्टर्न इंटरेस्ट पालने के लिए हमारे अपने पुजारियों को बाहर निकाल दिया गया। किसने किया सर ये हमारे लैंड ग्रैबर्स। कश्मीर में कोई आफत आने वाली होती थी तो उस आफत में से पहले ही मान लीजिए कि माता खीर भवानी की आशीर्वाद से, उनकी मर्जी से ही पानी का रंग बदल जाता था। जब एक कड़ी से वाबिस्ता एक और कड़ी हो जाती है तो जश्न मोहब्बत में ढल के जंजीर बड़ी हो जाती है। मिलजुल के करो तामीर वतन, ऐ दोस्त तुम तो इंसान हो, ऐ दोस्त तुम तो इंसान हो। पत्थर भी मिल जाएं अगर दीवार खड़ी हो जाती है, दीवार खड़ी हो जाती है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद टू वन एंड ऑल। माय नेम इज नवजोत सिंह and you are watching the Navjot Singh Show. As we have been bringing eminent personalities from various walks of life and bringing certain perspectives that enrich your life with its depth and fresh ideas that we bring to you. And today I am taking you to the city of temples. जी हाँ, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जम्मू कश्मीर में। जम्मू जिसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। It has a rich tradition and a rich culture. And to understand about the various shrines of Jammu and Kashmir and its rich political lineage and history, we have with us a very, very special guest, Janab Purushottam Manhas ji. Welcome to the podcast, sir. बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका भी। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको, आपके जितने भी वेल विशर्स हैं और आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और खुशामदीद कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाला ताकि जो हमारे श्रोता हैं
वो आपके पर्सपेक्टिव से, आपके जो रिच एक्सपीरियंस है वेरियस फील्ड्स में, उससे वो कुछ ना कुछ यकीनन जान सकें। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सर, जो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है आजकल। हमने देखा जम्मू कश्मीर में एक नई सरकार बन चुकी है, 370 आर्टिकल हट चुका है। पिछली बार जब इलेक्शंस हुई थी 2014 में, और इस बार 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, और पहली असेंबली का सत्र भी कंक्लूड हो चुका है। और जो सत्र में जिस तरह के सीन्स हम सबको देखने को मिले, वो काफ़ी हद तक दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं। तो जो असेंबली में हमने देखा किस तरह के दृश्य थे, एमएलएज आपस में झड़पा झड़पी हो रही है, और इतने सालों के बाद जब लोगों ने अपने नुमाइंदों को चुन के वहाँ भेजा, तो उनकी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के दृश्यों को देखें, जहाँ की घसीट घसीट के एमएलएज को बाहर मार्शल्स के द्वारा किया गया, और एक बड़ा ही एक अनपार्लियामेंट्री सा कंडक्ट, जो कि मुझे लगता है एक रॉन्ग प्रेसिडेंट एक तरह से सेट किया गया। आप जैसे एक वरिष्ठ नेता भी हैं और एक समझ रखते हैं, आपका सर इस पे क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं सबसे पहले आज के जो उमर अब्दुल्ला सरकार जो कंडक्ट पिछले थोड़े दिनों में जो सरकार का उभर कर आया है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि बड़े अजीब हालात हैं आज मेरे शहर के। कैसे थम गए लम्हात आज मेरे शहर के, कौन अपना है गैरों में और गैर अपनों में, कसौटी पर हैं ये जज्बात आज मेरे शहर के। क्या कुछ ना कहना सबके सर पर, कौन है जो आज महफूज है, सबके सर पर लटकती आज तलवार है, ये हमारी और आपकी सरकार है। क्या बात है? कुछ ना कहना अकल के इन अंधों से, दुनिया चलती है आज ऐसे ही बंदों से। सर आपने ये किस पे निशाना कसते हुए अकल के अंदर किनको कहा आपने? मैं जिनके बारे में आपने पूछा, देखिए उमर साहब जो हैं वो हमारी रियासत के मुख्यमंत्री हैं। जी जी। मुख्यमंत्री होने के नाते हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और करनी भी चाहिए। जी जी। और जम्मू कश्मीर के हर शहरी को करनी चाहिए, क्योंकि जब ये लोगों का मत है, और लोगों ने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में मत दिया, तो नेचुरली उनको आना था और उनको सरकार बनानी थी। हाँ, यह अलग बात है कि सब कुछ जानते हुए कि 370 और 35 से 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार भी अगर उमर साहब और उनकी सरकार ऐसे रेजोल्यूशंस पास 1001 बार पास कर ले, तब भी वो इस स्थिति में नहीं है, और उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो इसको लागू कर पाए, वापस लाए। पर सर क्योंकि वो सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, और 70 सालों में जो एक गुमराही का दौर नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके लोगों ने जो कश्मीर की जनता को दिया, उस गुमराही के दौर से अब नौजवान कश्मीर का बाहर निकल चुका है। लिहाजा अब इन्होंने फिर से दोबारा ये सियासत, वो वाली सियासत शुरू करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इसमें इनको कामयाब नहीं होने देगी हमारी मरकज की सरकार। ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, और ये सरकार जो है ये अब एक ऐसे दौर से गुजर रही है, और इस दौर में अब उमर साहब एक तरफ ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसने वहां से लोगों ने जिनके हक में फैसला दिया, जिनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पाकिस्तान के बैठना चाहिए था, वो कहीं नहीं है, वो जेल के सैर कर रहे हैं। इमरान खान साहब और दूसरे लोग जो अपोजिशन में होने चाहिए, वो लोग कुर्सी पर सर आपने उमर साहब के बारे में कहा कि वो अगर 1000 बार भी पास कर ले रेजोल्यूशन, तो आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। जी। लेकिन आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल गैलरीज को प्ले कर रहे हैं, वो अपने वोट बैंक ही नोज इट वेरी वेल ना, वो खुद जानते हैं। लेकिन सर वो आपकी पार्टी पर भी ये इल्जाम लगाते हैं जी कि 370 जम्मू कश्मीर में हटता है, और आप वोट बिहार में मांगते हैं, महाराष्ट्र में मांगते हैं, झारखंड में मांगते हैं, 370 के हटने। देखिए, किसी के डायलॉग पर ना तो इलेक्शन में उमर साहब की जुबान पर किसी का कोई पहरा लगा, ना ही वो भी किसी की जुबान पर पहरा नहीं उनको लगाना चाहिए। वो उनके पास कोई ऐसा राइट नहीं है
कि तो वो दोनों तरफ से किसी तो किसी फिर तो सर वो भी अपनी जगह सही है, आप भी, आपकी पार्टी भी नहीं, वही कर हम कहाँ कह रहे दोनों हैं पार्टी वो वही कर रही है। अपने फेस सेविंग के लिए जी, जी। वो अपने लिहाज से चल रहे हैं, जी, जी। जबकि वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मेरे पास या मेरी सरकार के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम मेरा रेजोल्यूशन पास करने से 370 वापस आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। फारूक साहब ने एक बयान में ऐसा कहा है कि यकीनन ये मरकज की सरकार के पास ही ये But natural, ये राइट बिल्कुल है। है। लेकिन जैसे सर कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में इट इज ऑलवेज अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ रेलेवेंस रादर देन पॉलिटिक्स ऑफ रियलिटी। तो जैसे पीडीपी के वाहिद पारा जी ने वो रेजोल्यूशन लाया, पीडीपी की सिर्फ 3 सीटें हैं असेंबली में, तो उनको भी तो अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कुछ मुद्दों को तो उठाना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं? मुद्दे उठाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। देखिए राजनीतिक जमीन जिस जमीन का आप ताल्लुक आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, जी। वो जमीन जो है वो अब ज्यादा देर वैसे भी टिकने वाली नहीं है, हम्म। क्योंकि ये जमीन जो है ये अब हर कोई, चाहे वो कश्मीर का नौजवान हो, चाहे वो जम्मू का नौजवान, जी, जी। हर कोई नौजवान, आज का नौजवान वो लग्जरिंग चाहता है, वो लग्जरी चाहता है, जॉब चाहता वो जॉब चाहता है, लग्जरी लाइफ चाहता है, वो बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहता है, वो बड़ी से बड़ी फैसिलिटी चाहता है, 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार फैसिलिटीज में जॉब चाहता है, वो बड़ा से बड़े लग्जरी लाइफ चाहता है। आपकी सरकार रही है, पिछले 5 साल आपकी पार्टी की सरकार रही है, और 5 साल से हम देख रहे हैं गवर्नेंस रूल है जो भी केंद्र की सरकार के द्वारा। तो फिर भी जम्मू कश्मीर में अगर बदलाव नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपको भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। देखिए जहां तक जवाबदेही का ताल्लुक है, इनकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजिकल कमी की वजह से, जी, जी। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ ताबुन करके रियासत को आगे बढ़ाना चाहिए था, जी, जी। ऑन ग्राउंड लोगों को ये लगता कि हाँ काम हो रहा है, और वह अगर हम उससे कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं हम चूके हैं, तो मैं समझता हूं कि पहले आप करने से फायदा नहीं है। हमें खुद आउन करना चाहिए कि यार हम भी जम्मू के शहरी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जिम्मेदारी हमें भी आउन करनी चाहिए कि यार कमी तो कहीं ना कहीं रही। अब ब्लेम करने से एक दूसरे के ऊपर बात बनेगी नहीं, और वो वक्त वापस भी नहीं आएगा। लिहाजा पुरानी गलतियों को दरकिनार करते हुए, दफन करते हुए आगे हमारी मरकज की सरकार जो है, अब भी मरकज की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ही ज्यादा पावर्स डेलिब्रेट है उनको, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जो है उसको करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स आने वाली जनरेशंस जो हैं वो कभी भी, हिस्ट्री गवाह है, हर उस सम्राट के साथ जिसने कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव माइंड सेट को लेकर पॉलिटिक्स की, फ्यूचर जनरेशन को मद्देनजर रखते हुए, उसी के साथ द ग्रेट लगा। तो लिहाजा हम ये कहें कि भाई हमें 29 मिले तो उनको 42 मिले, तो हम ये कहें कि भाई उनको 42 नहीं मिले तो हमारे कहने से बात बनने वाली। आपने 29 की बात की, बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि मुझे लगता है जो राजनीतिक जो माहौल में गलियारे में जो बातें चल रही थी चुनावों से पहले, गिनती से पहले, कि बीजेपी खुद भी 29 सीटों की शायद बोल तो रही थी लेकिन उम्मीद नहीं कर रही, 25-26 सीटों की उम्मीद कर रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम 37 सीट्स की हमें तवक्को थी। जम्मू प्रोविंस में 30 मोर देन 37 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये आना भी थी। तो जो और ये पुंछ राजौरी से 8 सीटों का, हमें जो 7 सीटों का क्या, उसमें 8 की 8 सीटें हमारे हाथ से चली गई, उन्हीं का लॉस हमें हुआ। अगर 29 प्लस 8 कितनी हुई? 37। तो अगर मैं सही हूं, और मैं चूंकि मैंने अजय राम जेठमलानी साहब के साथ कश्मीर कमेटी में बहुत काम किया, डायलॉग के लिए, तो लिहाजा जम्मू कश्मीर में अमन लाने के लिए, कश्मीर में अमन लाने के लिए, और कश्मीर में एक खुशहाली लाने के लिए हम ये कहते थे कि खुदारा अब हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि अब कब्रगाहों में जगह बची नहीं है, और लिहाजा जिंदा इंसान रहेंगे तो ये सारे ताजो तख्त रहेंगे, ये कुर्सियां रहेंगी। अगर हमारे नौजवान मरते रहें, गोली उधर से सरहद के पार से चले या सरहद के अंदर से चले, गोली तो मेरे भाई किसी ना किसी की जान लेती है। लिहाजा जब किसी का बच्चा जाता है, वो माँ का बेटा होता है, मेरी किसी बहन का भाई होता है, मेरी किसी बहू का वो खामिद होता है, उसका सुहाग होता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे जो 370 की तो बात चलती रहती है, बट जो
मेन मुद्दा भी है, जो जिसके ऊपर बीजेपी की सरकार भी एग्री करती है, वो है स्टेटहुड वापस देना। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी जब हम आज़ाद हुए थे, तो एक सभी जम्मू के लोगों को भी और कश्मीर के लोगों को भी एक आघात तो लगा है कि हमें स्टेट से घटा के हमें यूटी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं मरकज की सरकार पे उस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाना चाहिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, उनका एक सिपहसालार हूँ, ये एक बात है। लेकिन उससे पहले मेरी पैदाइश राजपूत घराने में हुई है और मैं अपनी बिरादरी को नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय महामंत्री हूं राजपूत महासंघ का जी। तो और जम्मू का उन डोगरा फैमिली से मैं ताल्लुक रखता हूं जो डोगरा फैमिली रूलिंग एलाइड में रही है। लिहाजा अगर किसी को नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा, और जो ज्यादा ह्यूमुलेट अपने आप को पाते हैं उनमें से हम एक हैं जी। इसलिए हमें ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि 370, ये तवक्को थी और ये पता था कि 370 हमारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। 370 नहीं रहेगी, ये रहने वाली अब नहीं है, ये चलने वाली नहीं है, ये हटेगी। यहां तक ठीक था, लेकिन रियासत को तोड़ के यूटी बना दिया जाएगा, 2 यूटी वो पूरी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इससे हमें कहीं ना कहीं आघात हुआ है। मैं इस बात से कभी परहेज नहीं करूंगा, इससे हमें दुख जरूर हुआ। और हमारी गुजारिश है, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं, हमारे पार्लियामेंट में सेशन में कई बार, एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार से ज्यादा हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा, रिस्टोर कर दिया जाएगा। उसकी उम्मीद है हमें, और बहुत जल्दी स्टेटहुड वापस आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार जो है वो लोगों की इमोशंस को समझते हुए, डोगरों की जिन्होंने 29 सीटें इनको दी हैं, उनकी जज्बातों को समझते हुए, तो रखना पड़ेगा, उनके जज्बातों को भी समझते हुए स्टेट जो है ये स्टेटहुड का रिस्टोरेशन होनी चाहिए। और हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो कमिंग सेशन आएगा सर्दी का, इसी दिसंबर तक, तो ये नवंबर के एंड में, आखिर में ये जो सेशन एक शुरू होने वाला है हमारा, तो इसमें शायद कोई रेजोल्यूशन आ जाए इसको रिस्टोरेशन का। हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे ये जो दोनों नेता हैं, ये जो कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। आपने जो पहले बात कही वो शायद हमारी स्टेट की लीडरशिप जो है वो उस लिहाज से मतलब शायद कहीं कोई कमी रही होगी, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे दोनों नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी जो हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। दे आर द मैन ऑफ देयर वर्ड्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अभी कैबिनेट मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कमेंट किया है कि जो बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स हैं जी, ये बंधुआ मजदूर हैं दिल्ली के। इस तरह के इल्जामात लगते हैं कि वो अपने आप को लाइमलाइट में लाने। मैं उस साथी को उनके पिताजी के साथ हमने काम किया जी जी, उस नाते वो हमारे बरकरार हैं जी, और अच्छे हैं। अपने पिताजी के साथ काम करते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, सीखने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि अब जिस एलाइड में वो जा पहुंचे हैं, उस जगह में अपनी जगह बनाने के लिए उनको इस तरह से बोलना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, क्योंकि जम्मू को अभी इकलौते वही रिप्रेजेंट, उनकी मजबूरी है, उनको बोलना पड़ेगा। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी जी हैं, उन्होंने उनके हाथों से 370 का रेजोल्यूशन, मतलब हमारे जज्बातों से, हमारे लोगों के हितों से खेलने के लिए हमारे ही लोगों का कंधा उन्होंने चुना, और बंदूक भी हमारी, गोली भी हमारी,
और कंधा भी हमारा, और ट्रिगर दबाने वाला उंगली और हाथ जो था वो भी हमारे लोगों का, और जिस पे चली वो जिस पर चली वो हम ही लोग हैं, पॉलिटिक्स है। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स है फंक्शन। ना। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि कौन अपना है गैरों में और गैर अपनों में, कसौटी पर है ये जज्बात आज मेरे शहर के। मैंने इसलिए कहा। बिल्कुल सही बात है सर। जैसे आप जम्मू कश्मीर के इतिहास को, जम्मू कश्मीर की जो विरासत को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं इतिहास में, जी, सिख एम्पायर के अंडर हमारी स्टेट थी, महाराजा रंजीत बिल्कुल सिंह सूबे में थी। बिल्कुल। उसके बाद डोगरा एम्पायर, उन्होंने महाराजा साहब को, गुलाब सिंह जी को राज तिलक किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे अखनूर में बिल्कुल, जिया पोता घाट पे वहाँ पे किया था। 1849 के बाद डोगरा रूल आया यहाँ। बिल्कुल। 1947 में हम आज़ाद हुए और 73 डेज तक हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह हमारी ये रियासत रही थी। और 26 अक्टूबर 1947 को हमारी रियासत का विलय हुआ जी, भारत के यूनियन ऑफ इंडिया में। तो उसके बाद के जिस तरह के माहौल बना था, और जो महाराजा साहब, महाराजा हरि सिंह जी और शेख अब्दुल्ला जी के बीच में जो इक्वेशन है, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए बात यह है, हमारे जो महाराजा साहब थे वे वर्ल्ड के इकलौते ऐसे राजा थे किसी स्टेट के, जी जी किसी कंट्री के, जी जी ऐसे राजा थे। दिस वाज आल्सो ए कंट्री। बिल्कुल। और 370 तक भी हम ये कहते थे कि वी आर बिलोंगिंग टू सच रिच हेरिटेज ए कंट्री, जो हिंदुस्तान एक मुल्क है, उस मुल्क में एक अलग मुल्क की पहचान रखती है। हमारा एक अलग वजूद था हमारा। तो बड़ी चालाकी से काम लिया गया। जी जी उसमें नेहरू जी की जितना बड़ा बंदा होता है ना, जितनी बड़ी शख्सियत होती है, हिस्ट्री गवाह है कि उससे गलती भी उतनी ही बड़ी होती है। पॉसिबिलिटी होती है, हिस्ट्री गवाह है। जी जी आप एक नेशन की ऐसी एजेंसीज और एक डिफेंस पर्सनल के ऑफिसर के तौर पर आप काम कर चुके हैं। आप बेहतर समझते हैं कि जो मुल्क का प्रेम जो है, जी जी अपने मुल्क के लिए जो जो प्रेम होता है, वो देश प्रेमी का कभी भी झलकने से पीछे नहीं रहता। सर एक बीच में आपको ऐड करूंगा, IM इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक चेकवुड क्रेडो है जी, उसमें कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। देश सबसे पहले, फिर आपके जो साथी हैं सबसे अंत में आप आते हो। तो वो देश प्रेम की जो भावना है ना सर, वो देश के लिए तो जान एकदम हथेली पे लेके चलने का वो भाव हमेशा रहता है सर। तो भाई साहब इसी बात पर मैं ये कहूं कि अब एक बार फिर से नौजवानों को होश में लाना होगा। जी जी धरना जीने से बात बन पाई है दोस्तों, फिर से इस हिंद पर एक बार मिट के दिखाना होगा। बिल्कुल सर। तो वो जरूरी हो गया है। अब रही बात इसकी के सरकार की, 47 पर हम आए, तो 47 पर महाराजा साहब की पीठ में एक बड़ी गहन प्लानिंग के साथ उनकी पीठ में छुरा घुमा गया। एक ऐसे महाराजा, रानी विक्टोरिया भी जिसकी इज्जत करती थी, जी जी यूनाइटेड किंगडम के राजा जिनको एहतरामिया तौर पर जगह देते थे और जिनकी बात सुनते थे, वह राजा थे हमारे महाराजा हरि सिंह साहब। जी जी उनकी पीठ में छुरा घोंपा। हम्म। कल का एक भिखमंगा, जावेद बेग नाम का एक भिखमंगा और एक बदमाश टाइप आदमी जिसकी कोई अहमियत नहीं है जम्मू कश्मीर में, उसने परसों असेंबली में महाराजा साहब के लिए कुछ अपशब्द इस्तेमाल किए। मैं समझता हूं कि हम डोगरों को उसने गाली दी है। हमारे महाराजा साहब को जो कुछ कहा उसने, वो उनको नहीं कहा, वो हमें कहा है। लेकिन जैसे महाराजा साहब की लेगेसी है जो, दैट्स अ वेरी रिच लेगेसी। उनका जो हमारी बहुत बड़ी रियासत थी, हमारे दो जनरल्स थे, जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर की रियासत को कहाँ तक, गिलगित बल्तिस्तान तक एक्सटेंड किया था। इनफैक्ट चाइना की आर्मी ने वहाँ पे एक मेमोरियल बनाया जनरल जोरावर सिंह के नाम से,
वहाँ पे आज भी पूजा की जाती है। तो इतनी रिच हमारी लेगेसी है। और उसके बाद जब हमारी रियासत स्टेट बनी है 1989 के दशक में, जब हमने देखा मिलिटेंसी का दौर जब शुरू हुआ रिगिंग के बाद, क्योंकि आप उस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, आप ज़्यादा करीबी से उस चीज़ों को बता पाएंगे किस तरह का माहौल था? देखिए, गलतियां होती हैं और गलती किसी से भी हो सकती है। हमारे महाराजा साहब के साथ जो हुआ, मैं ऊपर वाला ना करे किसी और के साथ हो, और ये महाराजा साहब के साथ, महाराजा साहब का एक कैप्टन दीवान सिंह साहब जो उनके एडीसी थे, मेरी अक्सर उनके साथ मुलाकातें होती थी। जी जी। तो मैं जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एज ए स्कॉलर जानने के लिए उत्सुक रहता था। जी जी। तो मैं अक्सर मिलने जाता था उनको, कुछ सीखने के लिए, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। राइट सर। तो मैं उनको कहता था कि, और उन्होंने एक बात मुझे बताई, उन्होंने कहा कि जब महाराजा साहब ने रियासत छोड़नी थी तो सुबह उन्होंने रियासत छोड़ देनी थी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर कान सिंह साहब हमारे जो प्रेजेंटली महाराजा युवराज थे, हाँ उस टाइम युवराज थे, उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर तुमको इस रियासत का सदर रियासत बनना था तो मुझसे बात की होती, मुझे कहा होता मैं बनवा देता। लेकिन शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर कॉन्स्पायरेसी, शेख अब्दुल्ला की कॉन्स्पायरेसी में आपने हामी क्यों भरी? नेहरू और शेख अब्दुल्ला की कॉन्स्पायरेसी में आप क्यों आए? आपको लगता है उनको पता? देखिए, वो जवानी में थे, जवानी में महाराजा साहब बहुत भक्ति वाले, पर उनको इंटेंशन तो नहीं। डॉक्टर कान सिंह हमारे जो महाराजा साहब हैं, जी जी, वो माता भगवती के, भगवान के इतने अनन्य भगत हैं, जी जी, जिनमें वो त्याग की एक जीती जाती मूर्ति है। लेकिन ये जो चतुर माहौल बन गया, लोग होते हैं ना, ये जो पॉलिटिशियंस, एक्सपर्ट पॉलिटिशियन जो थे, देखिए नेहरू जी एक्सपर्ट पॉलिटिशियन थे जी, ये जो शेख अब्दुल्ला थे ये भी शैतान थे, उस तरह से मैं कहूंगा। उनकी भी अपनी लेगेसी है। उन्होंने उस वक्त तो लेगेसी नहीं थी, उस वक्त तो वो तो कोई राजा फैमिली से नहीं थे, कोई शाही फैमिली के साथ कोई नहीं था उस वक्त, कुछ नहीं, वो एक थोड़ी छोटी सी बैकग्राउंड से थे। तो उन्होंने एक नेहरू जी उनको चलाने वाले थे, तो नेहरू जी की बातों में आकर महाराजा साहब को भी उन्होंने उसमें अपने दायरे में लिया और हो गया जो होना था। होनी बलवान होती है जी। तो जो होना था हो गया और महाराजा साहब को रियासत छोड़ना पड़ी, बॉम्बे जाना पड़ा उनको, वो रियासत छोड़ के बॉम्बे चले गए। और फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं पब्लिकली यहाँ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो वो बातें भी मुझे पता है सारा। उन्होंने लास्ट उनके क्या वर्ड थे, क्या उन्होंने कहा और किसके लिए क्या कहा, मुझे सारा पता है। लेकिन मैं आपसे और व्यूअर से, आपके व्यूअर से माफी चाहता हूँ कि अब उन गड़े हुए मुद्दों को उखाड़ना ठीक नहीं है। तो लिहाजा ये कहूँगा कि महाराजा साहब जो थे हमारे, वो नेशनलिस्ट थे जबरदस्त। अपने उन्होंने भारत के साथ इलाक मजबूरी से नहीं, अपने दिल से किया और अपने खुद मुख्तियारी के पूरे बलबूते से और पूरे जानकारी से किया, किसी के दबाव में नहीं किया। अलबत्ता ये जरूरी है कि वो मरकज की सरकार जो हमारी उस वक्त थी, उन्होंने अपने किसी बंदे को मजबूती देने के लिए उन्होंने फौज भेजने में देरी की, वो भी एक कॉन्स्पायरेसी का हिस्सा। उसमें अक्सर क्या कहा जाता है, जो मैंने पढ़ा है हिस्ट्री में सर, उसमें जो काबाइलियों की रेड हुई थी, तो जब वो वहाँ पे लूटिंग के लिए रुक गए थे, 2 दिन उनको वहाँ रुकना पड़ा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि जब तक विलय नहीं हो जाता तब तक आपकी जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, आप अपनी फौजें वहां नहीं भेज सकते। नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सजेशन दी थी उनको, आप ऐसा उस वक्त ये नेहरू जी की ही थी सारी, मतलब जो हिस्ट्री में हमने नेहरू जी की थी। जी। तो इन्होंने कहा कि पहले श्रीनगर में फर्स्ट सिख बटालियन, आप पहले करिए, विलय करिए। और वो विलय जो था नो डाउट के उसमें
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को उस वक्त इख्तियार नहीं था सिग्नेटरिंग अथॉरिटी के तौर पर, वो साइन नहीं कर सकते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया के पास इख्तियार थे। मेनन साहब को भेजा था, जम्मू आए थे वो, तो वो एक कोहाला ब्रिज के थ्रू उस वक्त रातों रात महाराजा साहब आए थे, उधर साइन हुए। और इंडिया की, इंडियन नेशन की तरफ से, इंडिया कंट्री की, भारत की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से लॉर्ड माउंटबेटन साहब ने उस पर एज ए सिग्नेटरिंग अथॉरिटी उन्होंने साइन किए समझौते पर। और महाराजा साहब ने हमारी जम्मू कश्मीर रियासत की तरफ से विलय पर हस्ताक्षर किए और साइन किए। तो वो एक समझौता था, और जो समझौता आज भी चल रहा है। और महाराजा साहब की बदौलत ही उन्होंने समझौते में ये मनवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो सरेंडर में उन्होंने किया, नो, उन्होंने अपनी शर्तों पर के आधार पर उन्होंने किया। उस वक्त तो उन्होंने सेंट्रल मरकज की सरकार से ये मनवाया था, नेहरू जी से। इतना कुछ होते हुए, उनके खिलाफ इतने षड्यंत्र भी हुए, तब भी उन्होंने अपनी शर्तें, कंडीशंस पर इलाक किया। उन्होंने कहा मेरी रियासत इंडिया के नक्शे में सबसे ऊपर है, लिहाजा मैं स्पेशल दर्जा चाहता हूं। अगर आप स्पेशल दर्जा देने के लिए तैयार हैं तो मैं इस साइन करूंगा, मैं अलाउ करूंगा, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने उस वक्त इन शर्तों पर। जिन्ना साहब का भी उस वक्त की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि उनको उस वक्त उनकी सेहत थोड़ी खराब रहने लगी, मोहम्मद जिन्ना साहब की। उनको शायद कैंसर का भी इलाज, किडनी फेलियर थी, एक फेल था, किसी डॉक्टर ने कहा था 50% से ज्यादा, डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए बोला था। उन्होंने सोचा था उस वक्त कि मैं कश्मीर में जाके आराम करूंगा कुछ दिन, और उन्होंने महाराजा साहब को यह संदेश भी भिजवाया कि आप मेरा कुछ यहाँ छुट्टियां गुजारने का इंतजाम कीजिए। और तब महाराजा साहब ने कहा तो मैं तो तुम्हें कदम तक भी नहीं रखने दूंगा यहाँ पे, उस तरह का। और जो जिन्ना साहब वहां सोच रहे थे कि कश्मीर तो बस मेरे दाएं हाथ का खेल है, मैं तो ऐसे वो ले लूंगा, तो महाराजा साहब का एक काफी एक पॉजिटिव एक उस चीज को लेके भी। देखिए, ये जो जावेद ने कल परसों असेंबली में बकवासबाजी की, जावेद बेग ने, मुजफ्फर बेग साहब का भाई है वो छोटा, उसने जो ये हिमाकत की, महाराजा साहब के खिलाफ कुछ अपशब्द बोले उसने। प्रोफेसर गनी भट्ट की एक स्पीच का मैं विटनेस, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भारत के रहे, वो वह प्राइम मिनिस्टर थे जिनको हमारी मरकज की सरकार भी अपनी तरफ से जनेवा तक भेजती थी। बिल्कुल बिल्कुल, अपोजिशन में थे लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जी। तो ऐसी शख्सियत थे वो। आज तक इतनी बड़ी शख्सियत भारतवर्ष में नहीं, बहुत हुई नहीं कोई, बिल्कुल, और ना आने वाले वक्त में हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। लिहाजा उनके अल्फाज मैं दोहराता हूं। एक बार जेनम रिसोर्ट में इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। तो राम जेठमलानी साहब और एडवोकेट सलीम गिलानी साहब वगैरह ने उसमें बुलाया था हमें भी, तो हम भी गए थे, मैं भी गया था। तो वहां उनकी स्पीच का एक उसमें 2 लाइनें जो महाराजा साहब के लिए उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हमारे जो महाराजा साहब थे, उनका किरदार यह था कि शायद ही कश्मीर की किसी बेटी के लिए आज उसका बाप भी वह किरदार रखता हो जो महाराजा साहब का था। उन्होंने कहा कि एक बार इंग्लैंड का कोई बशीर, इंग्लैंड सरकार का कोई सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर में आया हुआ था। तो महाराजा साहब जो थे उस डिप्लोमेट के साथ गुलमर्ग की तरफ गए सैर के लिए। तो वो महाराजा साहब की गाड़ी में बैठा हुआ था। तो जब खिलनमर्ग के पास पहुंचे तो वहां सड़क के किनारे किनारे पानी चलता है, नहर चलती है। तो वहां उन्होंने वहां से कुछ लेडीज जो थी वो सर पर छोटी सी घास की गठरियां उठा के कुछ आ रही थी। तो उसने एक लेडी को, और बहुत सारी लेडीज थी, तो उन औरतों को देखकर उसने गंदी टाइप एक कमेंट पास किया, टिप्पणी कर दी उसके ऊपर, आपत्तिजनक शब्द थे। महाराजा साहब ने सुना और ड्राइवर को बोला स्टॉप द कार, और डोर खोली और नीचे उतरकर दूसरी तरफ से बारी खोली गाड़ी की, और उस डोर को खोलकर कार की, गाड़ी की, अपनी कार की उसको डोर को खोलकर उन्होंने उनको कहा कि मैं तुम्हें
4 घंटे का आज रात का ये जो समा है, अब दिन का 4 घंटे बचे थे, आज ये दिन के 4 घंटे और कल सुबह तक का तुम्हें वक्त देता हूं। जम्मू कश्मीर की सरहद से दफा हो जाओ, निकल जाओ बाहर, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी बेटी के बारे में ये गलत अभद्र टिप्पणी करने का ये कहने का, ये अल्फाज दोहराने की आपकी जरूरत कैसे हुई? ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये प्रोफेसर गनी भट्ट साहब की स्पीच थी। ओके, गनी भट्ट साहब जी, जिनको हम सेपरेटिस्ट लीडर बोलते हैं। देखिए, जो प्रोफेसर साहब ने जो चीजें हैं, कुछ चीजें राजनीति के ऊपर होती हैं और उसको डिनाई नहीं बट महाराजा साहब के खिलाफ ऐसी बात करना नहीं करनी चाहिए। और एक शख्सियत, तुम कल पैदा हुए हो। जी जी, जावेद बेग साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम तो कल पैदा हुए हो। महाराजा साहब के बारे में तुम्हें ABC नहीं पता है, और उनके खिलाफ इस तरह की बात करना जी जी, ये बहुत बड़ी नासमझी का सबूत और नाअहली का सबूत उन्होंने दिया है। जी। उनको जम्मू की जनता तो माफ करेगी नहीं अब, लेकिन उनको कश्मीर की जनता भी उनसे नफरत करना शुरू कर देगी उनकी इस बात पर। जी सर। तो इसलिए महाराज, ये जो जम्मू कश्मीर की रियासत का जो मैं समझूंगा कि जो इसके साथ जो सलूक हुआ, वो महाराजा साहब के ऊपर बात करना, वो लोग क्या बात करेंगे जो लोग इस रियासत के बारे में कहीं ABCD में कहीं आते ही नहीं है। वो लोग बात करते हैं, आज तो दुख होता है इस बात का। और जम्मू कश्मीर की बात करने का हक हमारे महाराजा साहब करण सिंह साहब को है। वो 13-14 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस के करीब उनको आती हैं, और वो वर्ल्ड के जाने माने सनातनी और जाने माने इतिहास जानने वाले और एक इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल शख्सियत है, और उनका पूरा परिवार बैठा है। अब भाई, आपको अगर कोई बकवासबाजी इस तरह से करनी है तो हिम्मत है तो सामने आओ, डिबेट रखो, उस फैमिली को बुलाओ, बात करो सर। और हम ही से बात करें। फैमिली तो बात की, हमारी शाही फैमिली तो बात की बात है, पहले हमसे बात करें। जी सर। सर, अगर हम अभी बात करें आपके अपने राजनीतिक करियर का, जैसे आप गोबनासा से आते हैं, यू आर ए नोन पर्सन इन दैट एरिया आल्सो, तो आपका राजनीति की तरफ रुझान किस तरह से हुआ, और जिस तरह से आपने वो कैसे आपका हु वाज योर गॉडफादर, किसने आपको हैंड होल्ड किया, और किस तरह की अड़चनों का सामना? देखिए, आज हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इसमें मत जाओ, लेकिन सर जो रुझान है इसमें नहीं जाएंगे तो साफ कौन करेगा, सफाई कौन करेगा इसकी? तो व्हाट डू यू थिंक कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस था आप जब आए और तब से लेके अब तक किस तरह के बदलाव आए? देखिए, बात यह है कि लंबा चौड़ा सिलसिला है, इसमें ज्यादा पीछे मैं नहीं जाऊंगा। अब 1996 में जी जी, 6 तक तो गवर्नर रूल था। जी जी, मिलिटेंसी की पीक बिल्कुल सीजन था उस वक्त। हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का माइग्रेशन हुआ, एक सोची समझी एक साजिश थी जी। उस साजिश के तहत उनको वहां से, अपने ही घर से उनको निकलना पड़ा, और रातों रात निकलना पड़ा। ये एक बहुत ही दुखदाई बात है। आज तक अफरीन है हमारी कश्मीरी बिरादरी को, कश्मीरी पंडित इंटेलेक्चुअल एक लोग हैं हमारे जी, अफरीन है। मैं शाबाशी दूंगा और मुबारकबाद भी पेश करता हूं उनको कि अगर कश्मीरी पंडितों की जगह कोई और होता, जम्मू के किसी बिरादरी में से किसी को घर छोड़ के जाना पड़ता, शायद जितनी जल्दी वे लोग संभल गए, उभर नहीं पाते, या उभर कर सामने अब सेटलमेंट तक पहुंचे हैं, में कोई और नहीं पहुंचा। they have made a place for themselves, अपना नाम बनाया, अपना हर जगह। आज जितने सेपरेटिस्ट लीडर हैं थे, कल तक जो सेपरेटिज्म पर बात करते थे, वह भी उस वक्त भी वो मानते थे कि आज हम इंटरनेशनल लेवल पर, ये प्रोफेसर गनी भट्ट और मौलाना अब्बास अंसारी साहब की एक स्पीच है, उनके मैं डायलॉग आपको सुनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि कई बार मीटिंगों में कि जो पगवाश कॉन्फ्रेंसें होती थी उनमें उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि आज अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर हम कश्मीर को
एड्रेस कर रहे हैं कश्मीर प्रॉब्लम्स को, तो ये हमारे उन अदीबों की खातिर, उन हमारे टीचर्स की खातिर, जो कश्मीरी पंडित बिरादरी के टीचर जिनसे हमने पढ़ा है और सीखा है, ये उन्हीं की वजह से हम इस काबिल हो पाए हैं कि हम इंटरनेशनली इस मुद्दे को हम इंटरनेशनली लेवल पर हमने पहुंचाया है। कर्मठ बिरादरी है जी। कर्मठ। और ऐसे लोग मैं समझता हूं कि और देखिए आप, सबसे बड़ी बात है 89 और 90 में अगर कश्मीरी पंडित जम्मू में नहीं आते तो 89 90 तक 96 तक लगा लीजिए, 96 तक जम्मू के लोगों को, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोई सोचता था ना तो वो सब इंस्पेक्टर की भर्ती तक सोचता था। वह कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आईपीएस आईएएस के एग्जाम में इंजीनियर बनाने के लिए, टेक्नोक्रेट बनाने के लिए, बच्चे को डॉक्टर्स बनाने के लिए नहीं सोचता था। कश्मीरी माइग्रेशन जब हुई तो कश्मीरी पंडित जब जम्मू में आकर रहने लगे और पढ़ाई का रुझान यहाँ बढ़ा और कॉम्पिटिटिव जो सेंटर्स यहाँ खुले, ट्यूशन सेंटर्स यहाँ खुले, यहाँ पर एजुकेशन के हब बन गए जगह जगह, कच्ची शोनी, पक्का डंगा, परेड ग्राउंड, आगे पीछे गांधीनगर, तो एक लोगों को एक ये लगा इसमें कि यार ये लोग उजड़ कर आए और बच्चों को किस कदर ये पढ़ाने पर तुले हुए हैं, तो यार हम तो यहाँ सेटल हैं, हमें भी अपने बच्चों के लिए इतनी तड़प होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। वो कॉम्पिटिटिव सेंस जो बच्चों में थी, वो कंपटीशन जो था, वो लोगों के दिलो दिमाग में, हम डोगरों के दिलो दिमाग में तब पहुंचा। तो वी आर आल्सो ग्रेटफुल टू कश्मीरी पंडित फैमिलीज जिन्होंने जम्मू में, जिनकी वो माइग्रेट होकर आए और उन्होंने, उनकी बदौलत जम्मू को भी एक एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ने का मौका। पंडित के साथ साथ अगर हम श्राइन्स की हम कुछ बात कर रहे थे, कुछ हमारी जो श्राइन्स हैं जिन पे कुछ कब्जे हो रहे हैं कुछ, तो अगर हमारी जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे कश्मीर में मार्कंड सन टेम्पल है, हमारी खीर भवानी मंदिर है, सूफीज्म, काफ़ी सूफी श्राइन्स है, चरारे शरीफ है, मखदूम शाह, तो उनके बारे में जैसे सूफी, जम्मू कश्मीर का सिंक्रेटिक कल्चर है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने कहा है कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। देखिए उस तरह का एक आपका जो आपने पहले सवाल किया, उसका एक सवाल का जवाब मैंने दिया और उसका एक हिस्सा बी पार्ट उसका रह गया। जी। मैं पहले उसका जवाब देता हूँ तो तब मैं दूसरे पर आऊंगा। बिल्कुल। सियासत में हम लोग आए 83 पॉलिटिकल बैच, ओके, 84 पॉलिटिकल जो बैच हमारा लीडरशिप का रहा, उसमें से स्टूडेंट पॉलिटिक्स। ओके। तो हम थे और पैसे का बोलबाला टिकट के लिए उस वक्त भी था। मैं कांग्रेस की बात करूंगा, हम कांग्रेस में थे, हमें कांग्रेस में हम आए उस वक्त, बीजेपी की तो बात ही नहीं होती थी उस वक्त, बहुत कम लोग बीजेपी के लिए सोचते थे। तो हम नए स्टूडेंट थे और चूंकि मैं युवानी सर्विस में, रेडियो कश्मीर, रेडियो जम्मू के युवानी सर्विस में मैं युवा होने के नाते मैं कंपेयरर था युवानी सर्विस का, तो कैजुअल कंपेयरर था और बोलना मेरा पेशा भी था। तो लिहाजा कब सियासत में गुलाम नबी आजाद साहब, मुजफ्फर बेग साहब हमारे एक तहसीलदार की नौकरी छोड़ के युवा कांग्रेस के प्रधान बनाए थे, उन्होंने युवा कांग्रेस ज्वाइन की थी आजाद साहब के कहने पर। जब आजाद साहब सेंटर में चले गए तो वो स्टेट के चीफ वो बने थे, तो बड़े अच्छे नेता थे, तो कांग्रेस ने उनको भी जाया किया। कांग्रेस ने बहुत सारे अच्छे लोगों को बलि का बकरा बनाया, उनकी बलि चढ़ी। हमारे कृष्ण सिंह जसरोटिया जी कठुआ से बहुत बेहतरीन हमारे एक साथी थे उस वक्त, और बहुत पब्लिक में बहुत इमेज थी उनकी, बेस्ट हो गए, बलि चढ़ गए। उसके बाद राजेश बिट्टू हमारे आरएसपुरा से, जो आज राजेश बिट्टू महंत के नाम से जाने जाते हैं, वह भी सियासी बलि चढ़े हैं। और चौधरी साहब, लाल सिंह साहब भी सियासी बलि ही एक तरह से चढ़े। हाँ, वो बच गए क्योंकि वो उन्होंने तिवारी कांग्रेस की अर्जुन सिंह जी के साथ जाकर, तिवारी साहब के साथ जाकर मिले और वहां की उनकी टिकट लेकर उन्होंने बसोली से इलेक्शन लड़ ली और लोगों ने उनको जिताया और वो फिर बाद में कांग्रेस में आए।
लेकिन हम लोगों ने पार्टी नहीं छोड़ी और हमें उस वक्त दो दिग्गज थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बांट रखा था। कश्मीर मेरा, गुलाम रसूल कार साहब, ओके, अल्लाह उनको जो है वो अब जहन्नुम कहना ठीक नहीं है तो जन्नत ही कहूंगा। तो इधर पंडित मंतराम शर्मा जी थे, ये जनरल सेक्रेटरी थे, वो प्रधान थे, वो भी मेंबर पार्लियामेंट थे, ये भी मेंबर पार्लियामेंट थे, और हम ही लोग थे इनको जिताने वाले यहां से। तो जनाब आला इन्होंने उस वक्त खुलकर 42 लाख रुपया लास्ट लगेगा जी टिकट का, टिकट के लिए। ये किस सन की बात कर रहे ये 1996 में, 1996 में अगर आप इन्फ्लेशन मिला ले तो ये नंबर करोड़ों में जाता, करोड़ों में। तो 46 लाख रुपए के सौदेबाजी की बात हुई। उनका एक पीए होता था हंडू, वो हुक्का पीता रहता था सरकारी सर्किट हाउस के कमरों में बैठकर, क्योंकि सरकार इनकी थी। जी जी। तो ये वहां पर तराजू रखे हुए थे और अपनी तिजोरियां बताते। तो फिर सबसे बड़ी शर्त क्या थी, एक तो 42 लाख देना है, दूसरा आपको हम जहां साइन करने के लिए बोलेंगे, जो मरकज से पैसा आएगा पार्टी हेडक्वार्टर से, वो पैसा इलेक्शन में जो इमदाद आपको आएगी वो भी हम ही रखेंगे, आप सिर्फ साइन करेंगे, हाँ मैंने रिसीव कर लिया। तो दिस वाज द इस लेवल का करप्शन, हाइट ऑफ देयर करप्शंस एट दैट मोमेंट। 1996 की मैं बात कर रहा हूं, आज खुल के बात कर रहा हूं। हमने पैसा देना कबूल नहीं किया। हम 2-3 लोग थे, आजाद शत्रु सिंह साहब थे, महाराजा कुमार साहब, नगरोटा से ये लड़ना चाहते थे, इनको टिकट नहीं दी गई, मुझे भी टिकट नहीं दी गई। उनकी तो इतनी बड़ी बैकग्राउंड थी, डॉक्टर साहब सेंटर में कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, तब भी नहीं टिकट मिली, लेकिन उनको भी नहीं दी गई। और फिर दमन वसीम जी जम्मू वेस्ट से थे, उनको भी नहीं दी गई। हम 3 बड़े करीबी साथी थे, इकट्ठे चलते थे। तो आजाद शत्रु सिंह साहब, महाराजा साहब ने फारूक अब्दुल्ला के साथ आजाद शत्रु सिंह साहब का कहीं मुलाकात हो गई तो दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि मेरे कुछ साथी भी हैं, वहां बैठकर फैसला करेंगे। तो हरी निवास में मीटिंग हुई और वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ एक सीटिंग हुई। और उस सीटिंग में मुझे आज भी याद है, बड़े स्टाइल से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हाँ मिस्टर मनहार साहब, किन शराइत पर मुझे, जब मेरा तारुफ आजाद शत्रु सिंह साहब ने, महाराजा कुमार साहब ने करवाया, तो किन शराइत पर मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे आप अपनी शर्त बताएं। क्योंकि कुमार साहब की शर्त तो उनको पता था कि ये इनको टिकट चाहिए, और वो हमने टिकट इनको दी और फिर हम इनको मंत्री भी, कैबिनेट मिनिस्टर लेंगे, तो वो तो बात हो चुकी थी। लेकिन मुझे ये कहा गया कि बोलिए, बड़े शायराना और बड़े अंदाज, सीनियर स्टेट्समैन स्टेट। हाँ, तो मैंने कहा फारूक साहब माफ कीजिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं। जो दोस्ती शर्तों की बिना पर हो, ऐसी दोस्ती को पसंद करने वालों में से कम मैं नहीं हूं। नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये कि मेरे मरहूम दादाश्री, आपके मरहूम वालिद साहब मेरे मरहूम दादाश्री को जिंदगी भर खरीदने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकामयाब रहे। और उसी महान शख्सियत का लहू मेरी रगों में खून बन के दौड़ रहा है, जो किसी कीमत पर मुझे बिकने की इजाजत नहीं देता है। और मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर के बाहर एक जमीर नुमा तख्ती टंगी है, और उस तख्ती पर लिखा है, वी आर नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है। जम्मू के हर डोगरे को आप मनचाही बोली पर आप खरीदना निकले हैं, हर डोगरा बिकने के लिए तैयार नहीं है, और आपकी मर्जी से डिलीवरेंस करने के लिए तैयार नहीं है। सलाम कहता है, सुनिए, मैं शख्सियतें, उनको इरिटेशन हुई, मैं शख्सियतें पैदा करता हूं। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं बाखूबी जानता हूं, मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से बात कर रहा हूं। और मैं जाने से पहले एक और सुझाव दे देना चाहता हूं, आपकी पर्सनैलिटी में और निखार आएगा। वह ये कि जमातों से शख्सियतें पैदा हुआ करती हैं, नहीं, शख्सियतों से जमातें पैदा हुआ करती हैं। ये सच है, ये हकीकत है। इसलिए अगर कहीं वक्त मिला
तो कभी जिंदगी में अगर ऊपर वाले ने चाहा और अमित मनहास को अगर वही वक्त मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि संघ आरएसएस की जो बुनियाद हमारे बुजुर्गों ने रखी जम्मू कश्मीर में, मेरे दादाजी महाराजा साहब के बाद जिनके हवाले महाराजा साहब ने रियासत की कुछ लोगों के हवाले करके गए और आखिरी मीटिंग लेकर गए, उस आखिरी मीटिंग में उन लोगों में से एक मेरे दादाजी भी थे जी। और फिर महाराजा साहब की उस मीटिंग के बाद उन्होंने रियासत को संभाला और प्रजा परिषद जो थी वो महाराजा साहब के होते हुए ही बन चुकी थी, वजूद में आ चुकी थी। तो फिर इकट्ठे ये चल पड़े और काफिला बना और इन्होंने इलेक्शनें लड़ाई और दादाजी ने तो इलेक्शनें लड़ाई और 2 एमएलए अपने इस पूरे जम्मू का ये जो तालाब तिल्लो, बख्शीनगर, शक्तिनगर और जानीपुर, रूपनगर, ये जो दरिया के इस तरफ वाला एरिया है, परगवाल वगैरह, ये सारा माड़ इसमें था और ये सारा एरिया जो है इसमें शामिल था और इसमें 2 एमएलए एट ए टाइम हर किसी कोई वोट डालता था, एक रिजर्व को सीट को, एक स्वर्ण को। तो राजेंद्र सिंह साहब को स्वर्ण कैंडिडेट और भक्त शेजूराम जी को उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया और जिताया और बल्कि दूसरी बार इलेक्शन करवाई गई बख्शी गुलाम मोहम्मद जी की तरफ से। तब भी उन्होंने कहा ये 2 बार छोड़कर आप 10 बार करवाओ, जीतेंगे वही जो हमारे कैंडिडेट है और वही जीते। तो ये एक इस रियासत की, जम्मू की हमारी ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में राज कर रही है। तो उसकी संगे बुनियाद और उसका जो शुरुआत हुई है वो जम्मू के हमारे इन्हीं बुजुर्गों ने की है। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जैसे एलजी साहब की हमने पहले भी बात की, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सेंटर में होने के बावजूद भी उस तरह का जो लीडरशिप यहाँ की जम्मू की लीडरशिप है उतनी सशक्त तरीके से अपना संदेश सेंटर तक नहीं पहुंचा पाई है और जम्मू के लोग भी काफी मीटर्स को लेके, बहुत सारे मुद्दों को लेके रोष था काफी। उसके बावजूद भी मैंडेट दिया है जम्मू के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और एक अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक सशक्त अपोजिशन के तौर पे उनके मुद्दों को उठाने का और सेंट्रल लीडरशिप से, क्योंकि वी आर यूनियन टेरिटरी, कुछ पावर्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हैं, किस तरह से वो एक समन्वय बने, दिल्ली जैसा माहौल जम्मू कश्मीर में ना बने जहाँ एलजी साहब के बीच में और जो चुने हुए मुख्यमंत्री उनके बीच तनाव का माहौल बना रहा है काफी देर तक। तो जम्मू में वो माहौल ना बने जम्मू कश्मीर में, इसके लिए बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, इसमें बीजेपी की राजनीति जो है वो जग जाहिर है। हमारे इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की राजनीति है, होम मिनिस्टर साहब की राजनीति है। सेंटर हमारा जो है वो जिस तरह से डायरेक्शन देगा उसी तरह से यहाँ चला जाएगा और हमारी जो स्टेट की लीडरशिप है वो उसी तरह से चलेगी। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें आपने कहा कि दिल्ली की तरह, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब, ये अब उनके ऊपर है और उनकी वजारत के ऊपर है कि वह किस तरह से चलना चाहेंगे, कन्फेडरेशन लेकर चलना चाहेंगे। So we have to meet them halfway. Both of the parties have to come halfway and meet there. दोनों को हाथ बढ़ाना अब बीजेपी को देखिए, बीजेपी का हाथ बढ़ाने का ताल्लुक ये है, बीजेपी चाहती है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स जी। वो चाहते हैं 370, पता उनको भी है कि नहीं ला पाएंगे, पता उनको है, पॉलिटिक्स तो करेंगे वो, ठीक है, लेकिन अब डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए जी, बिल्कुल, मुद्दों के आधार पर बात होनी चाहिए। 12 सिलेंडर देने की जो बात है, गैस सिलेंडर, उन पर बात होनी चाहिए, पेंशन्स पर बात होनी चाहिए, नौजवानों की रोजगार नौकरियों पर बात होनी चाहिए, गली कूचों की डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, सड़कों के जाल बुनने की बात होनी चाहिए, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की, सिक्योरिटी को मद्देनजर रख के बात करनी चाहिए। दुश्मन जो है वो नंगा नाच एक तरफ नाच रहा है और दूसरी तरफ हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं न्यूली इलेक्टेड, वो इमेच्योर सा बिहेव कर रहे हैं। हमें उनको कुछ वक्त देना चाहिए, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली डेज टू जज। लेट अस गिव सम टाइम, 6 months। एक बात है, जब फॉरेन की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ शख्स जी जब छोटी राजनीति पर आमादा हो तो बात कहीं ना कहीं खलती है। एक उमर साहब से ये तवक्को जम्मू कश्मीर की जनता नहीं करती है।
कि आप खाम खा की रंजिशें पालो, आप सेंटर के एजेंडे के विरुद्ध चले जाओ, अगेंस्ट जाकर कन्फेडरेशन लेकर, तो आप सेंटर के ये जो सॉरी स्टेट के ये जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं उनसे पीछे हट जाओ। तो ये कोई बात है नहीं। सर हम फिर से उसी सवाल पे आएंगे जो छूट गया था हमारा सवाल, जो श्राइन्स को लेके जो हमारा मेन टॉपिक था। तो किस तरह से आपने कहा था जब हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, किस तरह से वो एनक्रोचमेंट हुई है कुछ श्राइन्स पे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनको एनक्रोचमेंट को हटाने? देखिए, जहाँ तक कश्मीर में श्राइन्स का सवाल है जी, मैं दाद दूंगा हमारी सिख फैमिलीज को। जिंदा दिल कौम है, गुरुओं के आदेश को मान के चलने वाली कौम है, हमेशा गुरु की फतेह बुलाती है और गुरु के कहने कथनी करने के मुताबिक जो गुरु ने कथा में कहा हुआ है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है, कहा हुआ है, उसके मुताबिक अपने आप को आगे ढाल के चलते हैं, उसको सर्वोपरि करते हैं। जी। यहां तक मैं कहूंगा कि आज से पहले, आज दौर बदल गया है। अब नरेंद्र भाई मोदी साहब की और भारतीय जनता पार्टी की ये जो एरा चल रहा है इस वक्त, ये जो सरकार हमारी चल रही है, और जोगी आदित्यनाथ जोगी साहब की ये जो यूपी में सरकार चल रही है और जिस तरह से वो चला रहे हैं, हर कोई इंसान जो है अब हिम्मत जुटाने लगा है। जो कहना चाहता था और नहीं हिम्मत करता था, हर वो शख्स अब हिम्मत कर रहा है ये कहने की कि अब हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं के एक होने का वक्त आ गया है। और पूरे भारतीयों को नहीं एक वही तो हमारे फोर फादर्स, we can call it Indian origin religions। फोर फादर्स वही थे। Indian origin। हम सब भारतीय जो हैं, हमको इकट्ठे होना पड़ेगा। और ये जो ऐसे लोग हैं जो हमारे हिंदू श्राइन्स को, जिन्होंने मिलिटेंसी का फायदा लेते हुए, कौन थे वो लोग? मिलिटेंसी में वो हमारे उसमें कुछ अपने हमारे कुछ सो कॉल्ड जो पुजारी हमारे अच्छे थे, उनको मार दिया गया। जैसे मैं एक बजरंग देव मंदिर का बात करूंगा, जो संगलमाल रेस्टोरेंट है, जिनके बैंक वालों की बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल आप बैक साइड, जहाँ डिप्टी सीएम का साहब की कोठी है, उसके बैक साइड मंदिर है, डल लेक के अपोजिट। तो वहां सामने पीछे एक भैरव मंदिर भी है, वहां उसके साथ भी प्रॉपर्टी है। लेकिन बजरंग देव मंदिर जो है ये एक मेन मंदिर है डल लेक के अपोजिट। यहाँ बहुत बड़ा ये मंदिर है और इसकी बहुत बेशुमार जमीन है इसकी। कनीपुरा बागात में भी इसकी जमीन है जी। तो कुछ सो कॉल्ड लोग लैंड ग्रैबर्स ड्यूरिंग मिलिटेंसी, जिसमें कुछ पुलिस के ऑफिसर भी शामिल हुए, एक आध ज्यादा नहीं, और हमारा उस पुजारी को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस में कि उसको वो डेथ शो हुई, लेकिन वो कुछ आउट ऑफ स्टेट्स के कुछ लोगों को वेस्टर्न इंटरेस्ट पालने के लिए हमारे अपने पुजारियों को बाहर निकाल दिया गया। किसने किया सर ये हमारे लैंड ग्रैबर्स थे, कश्मीर के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए कुछ लोग थे, वो थे, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने लोगों को आगे किया, जो ऊपर से शरीफाना लिबास पहने हुए थे, अंदर से और हिंदू, बीच में हिंदू भी मिला लिए अपने जैसे, तो सो कॉल्ड हिंदू भी बीच में मिले, क्योंकि तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे कहीं, जब तक घर का भेदी लंका नहीं ढाए। तो इसलिए हमारे भी लोग साथ मिला लिए, और एक हमारा हनुमान मंदिर देख लीजिए, बजरंग देव मंदिर देख लीजिए, हमारा और बहुत सारी मंदिर हैं, जैसे खीर भवानी है, हमारा शंकराचार्य है, टेंपल्स की सिटी कहा जाता है जी। तो कश्मीर की जो प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द हिंदू श्राइन्स जो कश्मीर में, उसको बहुत सारे लोग थे। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर वैली तक ही सीमित है या जम्मू में भी? नहीं, ये वैली तक सीमित है। जम्मू में इस तरह का जम्मू में इस तरह से
कोई इतना सामने नहीं आया, क्योंकि जम्मू में मेजॉरिटी हिंदू है, तो जम्मू में हिंदू मेजॉरिटी है तो हिंदू। पर किसी को अगर वेस्ट इंटरेस्ट से बाहर के लोग यहाँ पे भी बिठा सकते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पर बाहर के लोग नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ मिलिटेंसी थी नहीं। ओके, मिलिटेंसी का फायदा उठाया। मिलिटेंसी का फायदा उठाया ना, क्योंकि हिंदू लोग भाग गए वहां से, हमारे हिंदू वहां से भाग गए, हमारे कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए, और जो डोगरे लोग वहां पर रहते थे वो डोगरों के मंदिर थे। मैक्सिमम नुकसान डोगरों के मंदिरों को हुआ। जो श्रेष्ठा माता मंदिर कश्मीरी पंडितों के पास है उसको नुकसान नहीं हुआ। हाँ, और सनातन धर्म सभा के पास जो मंदिर थे, शंकराचार्य की देखरेख सनातन धर्म सभा महाराजा साहब के पास है, डॉक्टर कान सिंह साहब की ट्रस्ट के पास है। खीर भवानी की भी उनके पास है। खीर भवानी की लैंड बहुत सारी इंक्रोचमेंट में आई है, और वो भी वहां भी गड़बड़ हुई है, जबराना तरीके से हुई है। बात करें जो इन टेंपल्स की हिस्ट्री को अगर समझें, जैसे खीर भवानी टेंपल की बात, तो इट हैज अ रिच हिस्ट्री, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। देखिए, इसमें कश्मीर की जो खीर भवानी की हिस्ट्री है, ये तो माँ भगवती का एक प्रत्यक्ष दरबार वहां पर वो है, और उसकी हिस्ट्री नटशल में, शॉर्टकट में मैं ये कहूंगा कि मुक्तसर में के ये कहा जाता है कि जब भी कश्मीर में कोई आफत आने वाली होती थी तो उस आफत में से पहले ही मान लीजिए कि माता खीर भवानी की आशीर्वाद से, उनकी मर्जी से ही पानी का रंग बदल जाता था। ओके। जो वहां पर है ना भवानी का वो जो छोटा सा पॉन्ड है, तालाब सा, वो कुंड है, वो जी कुंड, हाँ, गंगा कुंड बोलते हैं उसको। तो वो खीर भवानी का दूध सा पानी, दूध सा पानी, उसको खीर गंगा कहते हैं। खीर भवानी कोई कहता है, कोई खीर गंगा कहता है, हमारे डोगरे खीर गंगा कहते हैं। तो उस पर एनक्रोचमेंट उसकी जमीनों पर भी हुई, और वो माँ भवानी जो थी उसको हमारे जो सूफी लोग थे कश्मीर के, जो हेरिटेज सिस्टम से जुड़े हुए लोग थे, जो सूफियाना कलाम, लालेश्वरी सब मानते हैं, कोई लाल डेढ़ कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा ही सिंक्रेटिक कल्चर रहा। बिल्कुल, सूफीज्म जब आया था, हमारे जो मखदूम शाह हैं, फिर आपने हमने मखदूम शाह, चराने शरीफ, नंद ऋषि की बात, और बाबा ऋषि, और इस तरह से ये हमारी पीर की गली, उधर हमारी बुढ़े अमरनाथ जी हैं, हमारा ये जो हमारी ये जो सिख बिरादरी की हमारी नगाली साहब है, क्या बात है। वहां पर बड़े महंत साहब जो थे 2 पीढ़ी पहले, अभी तो हमारे बहुत प्यारे, और भगवान भाई गुरु उनको लंबी उम्र दे, महंत मंजीत सिंह साहब, उनको मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत उच्च कोटि के संत हैं जी। और नगाली साहब का सारा वो देख रहे हैं, उन्हीं की देखरेख में है। पूरी बिरादरी का ढांचा बदल दिया। पूरी सिख बिरादरी जो कल तक सिर्फ ड्राइवर और ट्रांसपोर्टेशन तक सोचती थी, आज हर घर में टेक्नोक्रेट पैदा किया, वो भी नगाली साहब और महंत मंजीत सिंह साहब को उसका सिला जाता है। तो ये सारी चीजें, हमारे जो 2 पॉपुलर श्राइन्स हैं, माता वैष्णो देवी का और बाबा अमरनाथ, तो है ये हमारे जो 2 स्टैंड आउट जो श्राइन्स हैं। कितना टूरिस्ट भी आता है रिलीजियस टूरिज्म को लेकर। अमरनाथ श्राइन की मैं बात करूंगा तो 26वां भंडारा हमने इस साल लगाया। और बाबा बर्फानी के बालटाल में हमारा 4 नंबर जो 10 मेन भंडारे, आदिल जी बता रहे थे मुझे, उसमें 4 नंबर भंडारा जो है वो महादेव सेवा समिति रजिस्टर्ड बटाला, और उसके हमारे चेयरमैन, ऑनरेबल चेयरमैन है विजय चोपड़ा साहब, पंजाब केसरी हिंद समाचार के जो चेयरपर्सन है, और हमारे प्रधान जी हैं विजय प्रभाकर जी, बटाला से ही हैं। कांत साहब गुरुद्वारा के नीचे उनकी अपनी दुकानें हैं। तो वहां पर भंडारा लगाते हमें 26 साल हो गए। तो मैं कहूंगा कि अगर हमारे कश्मीरी मुस्लिम फैमिलीज, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, पूरा कश्मीर प्रोविंस कम जितना हमारा पिट्ठू वाला है, खच्चर वाला है, घोड़े वाला है, पालकी वाला है, और जो हमारे दूसरे मजदूर भाई हैं, अगर पिट्ठू वाले अगर वह ना हो कैसे चलेगा? तो हमारी पूरी सरकार अगर लगी रहे तब भी यात्रा संभव नहीं। देखिए यही तो ब्यूटी है जम्मू कश्मीर की, सभी धर्मों का समन्वय है, यही तो ब्यूटी है। और आज से गुलाम हसन भट्ट साहब उस वक्त एसएसपी हुआ करते थे स्पेशल ब्रांच के। अवतार सिंह बाली साहब जो आईजी रिटायर हुए, गुलाम हसन भट्ट साहब आईजी रिटायर हुए, एनडी वानी साहब डीआईजी रिटायर हुए। ये सारे लोग जो थे, इनकी सिदारत में हमने इनके कहने पर
बालटाल में अपने भंडारे में सबसे पहले हमने शुरुआत की। आज हमें देखकर एक दो भंडारा और भी उसमें आ गया हुआ है, इस साल उभर कर आए हैं एक दो लोग और। उसमें सारे पिट्ठू वालों के लिए जितना कश्मीर का लोकल कश्मीरी वहां मजदूरी करता है, चाहे वो घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, पालकी वाला है, जो भी है, चाहे वो रेडी खोखे वाला है, दुकान वाला है, हर कोई जो है वो हमारे भंडारे में आकर भोजन कर सकता है। कम्युनिटी एफर्ट जी, उनके लिए हम बाहर अलग से हमने एक जगह रखी है और उनके लिए 2-3 सब्जी, एक दो स्टॉल और उनके लिए अलग से, क्योंकि वो भात खाने वाले लोग हैं। जम्मू वाले भी हमारे चावल ज्यादा पसंद करते हैं, भात खाते हैं, तो इसलिए हम जम्मू कश्मीर वालों की कमजोरी है भात, तो वो उनके लिए हम भाता जरूरी बनाते हैं और उनको अलग से खाना खिलाते हैं बैठा के, और वो नीचे बैठकर ज्यादा खुश रहते हैं। लिहाजा उनको नीचे बैठने की जगह हमने मुहैया की होती है, खुद हम खड़े होकर वहां सर्व करते हैं। और ये पिछले 10-15 साल से चलता आ रहा है करीब करीब हमारे भंडारे में, कि उनके लिए अलग से खाना परोसना, सुबह चाय उनको देना, मट्ठी देना, बिस्किट देना। गुड सर्विस सर। जो दहशतगर्द हैं और जो अमन चैन का माहौल खराब करते हैं, उनको मैं 2 लाइनें जरूर कहूंगा कि खून बहे इंसान का तो रंग सभी का लाल है। खून बहे इंसान का तो रंग सभी का लाल है, ना समझ पाएंगे, ये तो फितरत का कमाल है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की स्टेट की ब्यूटी है, लद्दाख को भी हम स्टेट का हिस्सा, हम स्टेट ही बोलेंगे, हम ब्यूटी नहीं बोलेंगे इसको। इसकी ब्यूटी इस समन्वय में ही है, इस सिंक्रेटिक कल्चर में ही है। तो सर जाते जाते आप इसी भाईचारे के संदेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि एक तो इस वक्त इलेक्शन के बीच में हम फंस के रह गए थे, पार्लियामेंट की और असेंबली की इलेक्शन में हमारे 3 महीने निकल गए जी। इन 3-4 महीनों में से पहले असेंबली की इलेक्शन से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले एक ऑर्डर आया था हमारी फुल बेंच J&K हाई कोर्ट का। जितनी हिंदू शराइन्स कश्मीर में है, सब शराइन्स की जितनी भी लैंड एनक्रोच हुई है या गलत तरीके से किसी ने सेल करके उनके ऊपर बिल्डिंग तामीर की है, उनको फौरन जब्त किया जाए और उनकी एनक्रोचमेंट हटाई जाए और वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ली जाए। ये हिदायत, सख्त हिदायत, क्लियर कट हिदायत जो है ये हर डीसी को, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को दी गई है और होम कमिश्नर ऑफ J&K को दी गई है। अब आपकी विसासत से मैं माननीय अपने होम मिनिस्टर साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी को मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी, और LG साहब हमारे मनोज सिन्हा साहब जी को कि, और आज के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आप सब लोगों को हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूं, मेरी विनती है कि हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो फुल बेंच का ऑर्डर आया है उसको ऑन ग्राउंड, वोट पॉलिटिक्स में ना पड़ते हुए, शराइन्स हमेशा शराइन्स होती हैं, रब का घर होती हैं, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ये हमारे धर्मों का एक स्तंभ है, आस्था का केंद्र है। लिहाजा जो भी इनके बीच में आता है और अपने लालच को लेकर आता है, उनके खिलाफ जो भी ऑर्डर हुआ है उसको ऑन ग्राउंड सख्ती से इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इस ओर आप लोगों का मैं ध्यान इसमें केंद्रित करना चाहता हूं, लियाना चाहता हूं कि आप लोग इस ओर विचार करें और इस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करवाएं, ताकि हम लोगों की जो पिछले 25 साल की मेहनत है कश्मीर के इन ये जो शराइन्स को की रिस्टोरेशन के लिए, उस पर हमारी मेहनत सफल हो पाए और ऑनरेबल हाई कोर्ट का फुल बेंच का जो फैसला है वो ऑन ग्राउंड जो है इंप्लीमेंट हो पाए और फिर हम ऊपर वाले को मुंह अपना दिखा पाए। तो इसी के साथ मैं ये, और दूसरी बात ये जो आपने कहा कि भाईचारे की बात है, तो मैं इसके लिए इतना कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन हैं, भारतीय हैं और भारत देश है
हमारा। तो हम सबका भारत देश है, सबका, हम सब हिंदुस्तानी हैं मिलजुल के। और मैं समझता हूं कि हमें मिलजुल के रहना है। पहला सबक है ये किताबे हिदा का, ये मखलूक सारी है कुंभा खुदा का। क्या बात है। और ग्रंथ साहब में भी हमारे गुरुओं ने, वाहिगुरु ने ये फरमाया है और गुरुओं की बानी में ये कहा गया है कि एक नूर से सब जग उपजया, कौन पला कौन बंदा। ठीक है जी। तो ये सारे धर्मों का जो है वो निचोड़ यही है कि हम सबको मिलजुल के रहना है और अपने अपने धर्म को दूसरे धर्मों का, धर्म वालों का एहतराम करते हुए अपने अपने धर्म की जो नसीहतें हैं उसको अपने जीवन में लागू करते हुए दूसरे के धर्मों की इज्जत एहतराम करते हुए अपनी जिंदगी को जो है वो गुजर बसर करनी है और सही तरीके से आगे चलना है, आगे बढ़ना है और अपनी आने वाली जो हमारी जो जनरेशन है उनको सही रास्ता दिखाना है। और इस ओर मैं समझता हूं कि मैं इतना सा जरूर कहूंगा कि माना के इस जहां को ना गुलजार कर सकेंगे, गुजरेंगे जिधर से हम कुछ खार कम। क्या बात है, क्या बात है सर। अपने लोगों के रास्ते के कुछ कांटे कम करने की कोशिश तो हम जरूर कर सकते हैं, करनी चाहिए और हमें करनी भी चाहिए। लिहाजा मैं आज के अपने माननीय गवर्नमेंट जो हमारी जम्मू की है, जम्मू कश्मीर की है और हमारी मरकज की सरकार है और हमारे एलजी साहब हैं, सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हिस्सेदारी को अपना नौजवान हमारा देख रहा है आंखें बिछा के हमारी ओर, हम सब की ओर, उनके लिए हमें सोचना चाहिए। और नौजवान जो हैं वही आने हमारे मुस्तकबिल का जो है उनका मुस्तकबिल जो मस्तक का उनका जो एक लिखने का जो दायरा है वो समझता है कि हम हमारे बुजुर्गों के पास है और मैं समझता हूं कि उसमें हमें अपनी अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। और इसी के साथ मेरा आप सबको राम राम। एक और दायित्व मुझे अब थोड़ा हिंदू वाहिनी अखंड भारत के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुझे इस असेंबली इलेक्शन से के बीच में ही मुझे मिला है, तो उसका बहुत जल्दी मैं अब इसी महीने के अंदर अंदर इसका हम ढांचा बनाने जा रहे हैं, प्रदेश का भी और हर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, हर ब्लॉक में। तो लिहाजा हम सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। इसमें हर पार्टी का अपना मंशूर है, वो लागू करें, लेकिन आपस में किसी तरह की कन्फेडरेशन लिए बिना करें, वो नहीं होनी चाहिए। उससे सारा दौर रुक जाते हैं, अच्छा दौर भी रुक जाता है। जितना हम पॉजिटिव बेस से सोचेंगे उतनी पॉजिटिविटी हमें मिलेगी, जितना हम नेगेटिविटी से सोचेंगे उतनी नेगेटिविटी हमारे पास आएगी दौड़ के। क्योंकि हम जब भी कहीं आवाज देते हैं तो वो आवाज जो है वो वापस रेसिप्रोकल तरीके से, नेचुरल एक फेनोमेना है, वो वापस हमें आती है और हमें ही टकराती है आकर। तो नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए और इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया आपने भाईचारे का, आपसी प्रेम का, और किस तरह से जम्मू कश्मीर की हमने पॉलिटिक्स को समझा महाराजा हरि सिंह के टाइम से, और अभी किस तरह के रुझान उभर रहे हैं और हिंदू श्राइन्स के इंक्रोचमेंट के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हमने समझी। और जो श्रोता सुन रहे हैं, पर्टिकुलरली द यूथ, आई एम श्योर दे विल derive some lesson from it. And as sir said, the future of this country belongs to the youth, and it is time for the youth to rise from their slumber and to be the beacon of hope that this country needs. इस देश की तरक्की में अपना योगदान दीजिए। और हम फिर से शुक्रगुजार हैं सर हमारे पॉडकास्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।